नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। राजनीति के दिग्गज विरोधियों के कदमों के आहट ढांपने में भी खासी मशक्कत करते हैं। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भाजपा खासी सतर्क है। उसकी नजर इस बैठक के एजेंडे पर टिकी है। आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी सूरमा पर चुभने वाला हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ खड़े दलों का बिहार यूपी में खाता तक नहीं खुलेगा। मौर्य ने यहां तक भविष्यवाणी कर डाली कि पीएम बनने का सपना देख रहे नीतीश कुमार की अब सीएम वाली कुर्सी भी जाने वाली है। भाजपा ने यूपी और बिहार को मिलाकर सियासत का सीताराम फॉर्मूला तैयार किया है। दावा है कि राम की धरती यूपी और सीता की धरती बिहार की तमाम लोकसभा सीटों से विरोधियों का सफाया हो जाएगा। एक तरफ सपा और भाजपा के बीच यूपी में राम के नाम पर घमासान छिड़ा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर आज शुभ मुहूर्त वाली खबर आई। मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एबीपी नेटवर्क से बातचीत में ऐसी जानकारियां दी हैं जिसका करोड़ों राम भक्तों को महीनों से इंतजार है। आज बात तो चुभेगी में सियासत के अयोध्या अध्याय का भी मैं करूंगा पूरा विश्लेषण, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। दो 2024 के करीब आते ही तमाम सियासी मुद्दों का रुख रोजी रोटी के सवाल से होता हुआ राम राज्य तक पहुंच रहा है। भाजपा का दावा है कि उसकी सरकार राम राज्य के आधार पर काम कर रही है, तो अखिलेश यादव इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आदि पुरुष फिल्म के संवाद के विवाद ने एक बार फिर राम राज्य को राजनीति के केंद्र में ला दिया है। आज केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए यूपी बिहार के लिए सीताराम फॉर्मूले का जिक्र कर दिया। दावा है कि दोनों राज्यों के लोग मिलकर 120 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में डाल देंगे और विपक्षियों की दाल नहीं गलेंगे। वर्षों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। 2024 विजय के लिए भाजपा का सीताराम संदेश। तेईस जून को जो पटना में बैठक होने वाली है, उस बैठक के आयोजक पार्टी का खाता भी मुझे लोकसभा में खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी जाने वाली है। अखिलेश नीतीश पर केशव की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। उत्तर प्रदेश और बिहार सीताराम का जाप करने लगा है। मतलब राम जी की 80 सीटें भगवान राम की जन्मभूमि की और सीता माता की जन्मभूमि की 40 सीटें। मतलब सीताराम जब भी 120 सीटें, तो ऐसे पूरा दोनों राज्यों की भाजपा की झोली में आने की पूरी संभावना। सपा के खिलाफ भाजपा का हनुमान दांव। अखिलेश यादव जी कब से भगवान राम के हनुमान जी के बड़े समर्थक बन करके सफाई कब से हो गए। श्री रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले और वह पार्टी जो राम भक्तों पर अयोध्या में गोली चलवाने का काम किया है सरकार में रहते हुए। समाजवादी पार्टी का भाजपा को चुभने वाला जवाब। नीतीश जी से ज्यादा ईमानदार आपकी पूरी पार्टी में अगर कोई हो तो आप बता दीजिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, महिलाएं मिल करके बीजेपी सरकार को हटाने जा रहे हैं। पटना की महाबैठक से पहले सपा कांग्रेस की महागर्जना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बैठक करना सबका अधिकार है और सब लोग एक जगह पर एक विचारधारा के लोग बैठ रहे हैं, निश्चित तौर पर स्वागत होना चाहिए। बसपा का विरोधी दलों पर मायाजाल। 11.5 महीने हैं चुनाव को, कितनी मीटिंगें होंगी, आखिर में सबको आना पड़ेगा कि तुम्हारी बहन मायावती जी, आप बताओ कैसे करना और क्या करना। 24 की पिच पर धुआंधार बैटिंग। उनको पिछड़े और दलित याद आते हैं युद्ध के मैदान के
पूर्व संध्या पर। जब सरकार बना लेते हैं तो मलाई अकेले खाते हैं। जब विपक्ष एकजुट होता है तो जनता ये समझती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जब देश के हित में अच्छा काम कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार करने वाले, ये परिवारवाद करने वाले या क्षेत्रवाद करने वाले, विकास इनका एजेंडा नहीं है, मोदी हटाओ इनका एजेंडा है। भाजपा की चाणक्य चाल। अखिलेश का मिशन पाटलिपुत्र। बात तो चुभेगी। पटना में 23 जून को विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ सबसे दमदार ट्रेलर दिखाने वाले हैं। विरोधी दलों के नेताओं को भरोसा है कि यहां से सियासत नई करवट लेगी और भाजपा के विजय रथ के राह में ऐसी दीवार खड़ी होगी जिसे लांघना असंभव होगा। लेकिन भाजपा इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दे रही है। लखनऊ के फिजाओं में हर तरफ विपक्ष के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी वाली चर्चा है। तारीख 23 जून की है। इस दिन अंजाम दिया जाना है मिशन पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी पटना में अखिलेश यादव और राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के कई दिग्गज एक मंच पर जुटने वाले हैं, जिनकी मेजबानी करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार बाकी है, लेकिन भाजपा ने तो विपक्ष के मिशन पाटलिपुत्र के नाकाम होने की भविष्यवाणी अभी से कर डाली है। 23 जून को जो पटना में बैठक होने वाली है, उस बैठक के आयोजक पार्टी का खाता भी मुझे लोकसभा में खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी जाने वाली है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कुर्मी और मौर्य बहुल फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। इस पर अब तक पूर्ण विराम नहीं लगा है। अगर नीतीश और अखिलेश ने मिलकर ये फैसला कर लिया तो फिर पिछड़े वोट बैंक की धुरी पर लड़े जाने वाले लोकसभा चुनाव का मिजाज बदल सकता है। शायद यही वजह है कि भाजपा के बड़े ओबीसी चेहरों में से एक केशव प्रसाद मौर्य ने नीतीश और अखिलेश के एजेंडे पर अभी से चुभने वाले हमलों की बौछार तेज कर दी है। निशाने पर अखिलेश का पीडीए कार्ड भी है। पीडीए के बारे में बता दिया। पीडीए का मतलब श्री अखिलेश यादव जी का परिवारवाद है, और डी जो उन्होंने कहा है दलित, दलित का मतलब उनका दलित नहीं है, क्योंकि दलितों को वो दमन करने वाला उनका इतिहास रहा है, इसलिए दंगा कराने वालों का साथ देना है। और जो समाजवादी पार्टी है वो एफआर अल्पसंख्यक कहती है, लेकिन मैं एफआर अराजकतावादी पार्टी कहता हूँ। तो इनका पीडीए मतलब परिवारवाद है, दंगावाद है, अराजकतावाद है। जवाब में समाजवादी पार्टी एक एक कर धुआंधार पलटवार करती दिखी। पार्टी के प्रवक्ताओं ने केशव प्रसाद मौर्य को सियासी आईना दिखाने में देर नहीं की। तो ये जो बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हुआ है, तो ये दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि ये सत्ता से हटने का दर्द है और सत्ता से हटने जा रहे हैं। बीजेपी अपना भ्रष्टाचार देखे, जनता जान चुकी है बीजेपी सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानती है, बातें बनाना जानती है और नफरत फैलाना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं जानती। सबका सिर्फ एक इलाज है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी हारे, और 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं से हारेगी और कोई राज्य अगर उसको देश की सरकार से पदच्युत करेगा, देश की सरकार से उसे जमीन पर बैठाने का काम करेगा, तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना को फिर से हवा देनी तेज कर दी है और उसकी कोशिश ओबीसी से आगे बढ़कर दलितों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे को भी मजबूती से उठाने की है, जबकि भाजपा के सहयोगी दल भी अपने खेमे में मोर्चाबंदी करते दिख रहे हैं। देखिए, हर लोकसभा चुनाव के पहले इस किस्म की विपक्षी एकता की कवायद होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन विपक्षी एकता परवान चढ़ेगी इसके कोई आसार मुझे तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। सबकी अपनी डपली अपना राग है और कोई भी एक रोड मैप नहीं है, देश के लिए क्या करना चाहते हैं उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। विपक्षी एकता के सवाल पर कांग्रेस ने भी दंगल में सीधी चुनौती दे डाली है। पार्टी विपक्षी एकता के दम पर भाजपा की हार की अभी से गारंटी दे रही है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बैठक करना सबका अधिकार है और सब लोग एक जगह पर एक विचारधारा के लोग बैठ रहे हैं, निश्चित तौर पर स्वागत होना चाहिए। भले ही बसपा विपक्षी दलों की महाबैठक में शामिल नहीं हो रही हो,
लेकिन विरोधी दलों के मिशन पाटलिपुत्र पर वो तीखा तंज कर रही है। दावा है कि सरकार बनाने के लिए विपक्ष को अंत में मायावती के पास ही आना होगा। हमारा वोट पूरे देश में है, वो जिधर चला जाएगा रिजल्ट एकदम उधर की फेवर में मुड़ जाएंगे। इसलिए कहीं भी मीटिंग हो जाओ, पहले महाराष्ट्र में मीटिंग हुई, उड़ीसा में हुई, तेलंगाना में हुई, बिहार में हुई, चारों तरफ मीटिंगें होती रही हैं। उसी क्रम में ये अभी बिहार में फिर मीटिंग हो रही है। अभी तो 11.5 महीने हैं चुनाव को, कितनी मीटिंगें होंगी। आखिर में सबको आना पड़ेगा कि कुमारी बहन मायावती जी, आप बताओ कैसे करना और क्या करना। एक तरफ 23 जून की बैठक के लिए तैयारियां तेज हैं, तो वहीं बिहार के सीएम की तबीयत खराब होने की खबर है। मंगलवार को नीतीश कुमार को तमिलनाडु दौरे पर जाना था। वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात करनी थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम बदल दिया गया। उनकी जगह तेजस्वी यादव चेन्नई रवाना हुए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अपने सहयोगी दल हम के नेता जीतन राम मांझी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है, जिन पर उन्होंने भाजपा को विपक्षी दलों की बैठक की खबरें लीक करने का आरोप लगा दिया था। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव की कोशिश लोकसभा चुनाव में भाजपा से बदला लेने की है। वो हर दूसरे दिन पार्टी दफ्तर में मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा तक ठोक दिया है। इसके लिए वो पीडीए फॉर्मूले को रामबाण बनाने में जुटे हैं। लेकिन एनडीए के नेता पूछ रहे हैं कि 2017, 2019 और 2022 के महाप्रयोग का हश्र भूल गए या फिर कुछ याद भी है। अस्सी सीटों पर जीत की साइकिल दौड़ाने के लिए अखिलेश यादव लगातार मंथन कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर पर लगभग हर रोज नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। खबर तो यहां तक है कि पार्टी ने 30 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं और एक एक कर हर जिले के नेताओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि एकजुटता बनाए रखें, क्योंकि बिना एकता भाजपा को हराना बेहद मुश्किल है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार अनवरत चल रहे हैं। अगर आप उनके दिनचर्या को देखेंगे तो किसी भी दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं है, इतनी भीषण गर्मी में भी, कि वो लोगों के, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस के साथ साथ देश के लोगों की बात न उठाते हों और ग्रामीणों से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से, नौजवानों से, माताओं से, बहनों से मिल रहे हैं और लगातार यही संदेश दे रहे हैं कि जो अब मन की बात न करी जाए, मन की बात न सुनी जाए, न करी जाए। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश इस चुनाव को भी जातीय मुद्दे पर ले जाने की है। यही वजह है कि अखिलेश यादव कभी पिछड़ों की बात करते हैं, कभी दलितों की बात करते हैं, तो कभी पीडीए की बात कहकर अल्पसंख्यकों को रिझाते हैं। मुझे लगता है कि एक हताश, निराश विपक्ष जिसके पास आज जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, ऐसा मुद्दाहीन, निराशा से भरा हुआ विपक्ष ही इस किस्म की बातें कर सकता है। और सही बात तो ये है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने उन्हें देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनडीए गठबंधन को ही अपना विश्वास व्यक्त करने जा रही है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत तो लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कितना कमाल कर पाएगी, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने 2 लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव लड़े और सब में उसे हार मिली। और इस बार तो अखिलेश यादव ने 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा ठोक दिया है। अखिलेश यादव ने जो लक्ष्य तय किया है वो कितना आसान और कितना मुश्किल है, इसकी जानकारी उन्हें भी अच्छे से है, क्योंकि ना तो पश्चिमी यूपी में उनके पास पुख्ता तौर पर कोई मजबूत गठबंधन है और ना ही पूर्वांचल में कोई बड़ी ताकत है। पूर्वांचल में उन्हें उस भाजपा से टकराना है जिसके साथ निषाद पार्टी और अपना दल एस खड़ी है। देखिए, 2017 का चुनाव हुआ, उसके बाद अभी 2022 का चुनाव हुआ। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। एक बार फिर अपना दल भाजपा गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनी है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव भी हम जीत चुके हैं और तीसरा लोकसभा चुनाव भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी परीक्षा पूर्वांचल में होनी है, जहां के पिछड़े वोटर तय करेंगे कि वो पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ हैं या फिर अखिलेश यादव के साथ। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर जिला राजनीति के केंद्र बिंदु में रहता है, लेकिन इसी जिले से
सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच अब तलवार खींचने की अटकलें शुरू हो गई हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में जयंत चौधरी लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो जिन सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारना चाहते हैं उसमें मुजफ्फरनगर का नाम भी शामिल है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने सीट पर लोकसभा प्रभारी नियुक्त कर बड़ा संदेश दिया है। अब चर्चा जोर पकड़ रही है कि मुजफ्फरनगर को लेकर कहीं फिर वैसी स्थिति पैदा ना हो जाए जो निकाय चुनाव में मवाना सीट को लेकर पैदा हुई। पश्चिमी यूपी में विपक्ष की रणनीति क्या होगी? जयंत चौधरी अखिलेश के साथ बने रहेंगे या फिर कांग्रेस के साथ कोई खेला करेंगे? संभावनाओं की सियासत के बीच पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो सपा और रालोद के बीच की दीवार को और ऊंची उठा सकता है। माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर की सियासी रणभूमि में सपा और रालोद में बड़ी सियासी जंग हो सकती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक फैसले ने रालोद मुखिया जयंत चौधरी के गर्भ में खेला कर दिया है। इससे जयंत चौधरी ही नहीं बल्कि रालोद के नेता और कार्यकर्ता भी गुस्से में हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने जिन लोकसभा सीटों पर अपने प्रभारी घोषित किए हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की हो रही है। यहां से सपा ने हरेंद्र मलिक को लोकसभा प्रभारी घोषित कर जयंत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी 80 के 80 सीटों पर मजबूताई से तैयारी कर रही है और वहां कौन प्रत्याशी रहेगा ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि कौन रहेगा। अभी समाजवादी पार्टी अपनी हर सीट पर तैयारी कर रही है। मुजफ्फरनगर सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। वहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं और वहाँ बीजेपी वहाँ से अभियान चलाती है। वहाँ बीजेपी ने एक कॉमनल वार भी चलाया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी प्रत्याशी होगा वो मजबूत होगा और दोनों गठबंधन का प्रत्याशी होगा। दरअसल 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोद मुखिया रहे चौधरी अजीत सिंह भाजपा के संजीव बालियान से चुनाव हार गए थे। इस हार की टीस आज भी जयंत के दिल में एक कांटे की तरह चुभती है। जयंत हर कीमत पर इस सीट को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश ने मुजफ्फरनगर सीट पर हरेंद्र मलिक को प्रभारी बनाकर जयंत को झटका दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत ही नहीं बल्कि रालोद का हर नेता इस सीट को जीतने के लिए हर कोशिश कर रहा है। देखिए, जब चुनाव आएगा प्रत्याशियों का चयन भी उस समय ही होगा। इस समय कौन पार्टी किसको प्रभारी बनाती है, क्या करती है, अपनी पार्टी का उनका फैसला है। तो जैन जी या हमारी पार्टी उस समय चुनाव के आसपास देखेंगे कि इसमें गठबंधनों में क्या फैसले होते हैं, एक पार्टी का होता है, कई पार्टियों का, तो ये तो फैसला उस समय होंगे कौन कहाँ लड़ेगा। अब पूरे पश्चिमी यूपी में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि जब सपा रालोद में गठबंधन है तो फिर जयंत से पूछे बिना मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रभारी कैसे घोषित कर दिया गया, जबकि बागपत को इस घोषणा से अछूता रखा गया। अखिलेश यादव को जब ये मालूम है कि मुजफ्फरनगर पर जयंत का दावा मजबूत है, फिर यहाँ हरेंद्र मलिक को लोकसभा प्रभारी घोषित कर अखिलेश क्या संदेश देना चाहते हैं? अब भाजपा को एक बार फिर दोनों नेताओं पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। लोकसभा प्रभारी घोषित हो जाएं, जिला अध्यक्ष बदल दिए जाएं या और कुछ व्यवस्थाएं कर दी जाएं, इससे जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता है और जीत मिलती है जनता के आशीर्वाद से। जनता का आशीर्वाद तब मिलता है जब आप जनता की सेवा करते हैं। आपको मौके मिले, सबसे ज़्यादा मौके समाजवादी पार्टी को भी मिले, पर आपने उन मौक़ों को भ्रष्टाचार करने में, वोट बैंक की राजनीति करने में, इसमें गंवा दिया आपने जनता से जुड़ने की कोशिश ही नहीं की। कि भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है और ये सभी दल आप जानते हैं कि इनके स्वार्थ पहले भी टकराए हैं, अभी भी इसी तरह की सूचनाएं जो आ रही हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा ध्येय बिल्कुल साफ है। निकाय चुनाव में जयंत और अखिलेश में कई सीटों पर तकरार रही, उसके बाद आए नतीजे सबके सामने हैं। अब मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जयंत और अखिलेश में फिर से बड़े टकराव के संकेत मिल रहे हैं, जो सपा और रालोद के लिए अच्छी बात नहीं। अखिलेश यादव का ये लोकसभा प्रभारी वाला दांव न केवल जयंत चौधरी के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहा है, बल्कि नई चुनौतियों को भी जन्म दे रहा है। अब ऐसे में
अखिलेश यादव अपना फैसला बदलेंगे या जयंत चौधरी का फैसला ही अंतिम होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। चूंकि यदि दोनों में घमासान हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और गठबंधन में बड़ी दरार भी पड़ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। बसपा प्रमुख मायावती ने चुनावी तैयारियों का महाबिगुल बजा दिया है। कल बसपा की लखनऊ में बड़ी बैठक होने वाली है, इसका ऐलान बसपा प्रमुख ने खुद किया है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। मायावती इसमें चुनाव से ठीक पहले अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कोई मजबूत संदेश दे सकती हैं। इस बैठक को बूस्टर डोज वाले नए प्रयोग की शुरुआत माना जा रहा है। यूपी में खोई हुई सियासी जमीन को हासिल करने के लिए मायावती ने इस बार दिन रात एक कर दिया है। इन दिनों उनका पूरा जोर लोकसभा चुनाव की तैयारी पर है, ताकि भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी ये संदेश दिया जा सके कि बसपा अभी खत्म नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने बुधवार को बड़ी बैठक बुलाई है। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश व देश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात, उससे संबंधित खास घटनाक्रमों एवं समीकरणों के साथ ही आगामी लोकसभा आम चुनाव की तैयारी आदि को लेकर बीएसपी यूपी स्टेट सभी मंडल तथा जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक कल लखनऊ में आहू। यानी लखनऊ में एक बार फिर मायावती बड़ा मंच सजाएंगी, मंडल से लेकर जिले तक के पदाधिकारियों को बुलाएंगी, साथ ही ये संदेश देंगी कि इस बार का चुनाव बसपा का भविष्य तय करेगा। वहीं बसपा के नेता ये दावा ठोक रहे हैं कि यूपी की राजनीति में मायावती से किनारा करना असंभव है। तक बात है 13.5% हमारा वोट इंटैक्ट है। जिधर चला गया रिजल्ट उधर चौंकाने वाले आएंगे और देश के दूसरे प्रदेशों में भी कहीं 7%, कहीं 3%, कहीं 4%, कहीं 9% हमारा वोट पूरे देश में है। वो जिधर चला जाएगा रिजल्ट एकदम उधर की फेवर में मुड़ जाएंगे। नहीं, देखिए, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। पूरे देश में कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जनहित मुद्दों पर कांग्रेस संघर्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है सबको मालूम है, और बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है ये सबको मालूम है। बी टीम के रूप में कौन काम कर रही है सबको मालूम है। हाल के दिनों में मायावती पहले भी लोकसभा चुनाव पर मंथन कर चुकी हैं। उनका पूरा फोकस दलित पिछड़ों के साथ साथ मुस्लिम समीकरण को सेट करने पर है। निकाय चुनाव में भी इसका उदाहरण देखने को मिला था, जब उन्होंने 17 नगर निगमों में से 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि दूसरी पार्टियां बसपा के बाजुओं को कमजोर मान रही हैं। सपा सफा है, सपा समाप्त है, बसपा बिल्कुल समाप्त है और कांग्रेस पहले ही यहाँ समाप्त है। देखिए, धरातल पर सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी विलुप्त होने जा रही है, और इसलिए जा रही है कि दलितों की मसीहा कहने वाली आज भारतीय जनता पार्टी कि वो बी टीम के रूप में काम कर रही है। आज दलितों पर जब अत्याचार होते हैं तो बहन मायावती जी कहाँ नजर आती हैं? अपने आलीशान बंगले से वो कभी निकलती नहीं है। 5 साल में एक दौरा बता दीजिए बहन मायावती जी ने कहीं उत्तर प्रदेश में किया। बसपा को भले ही उसके विरोधी कमजोर मानकर चले, लेकिन मायावती फिर से अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। भले ही बसपा ने विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ ही रहे केशव देव मौर्य भी मायावती का साथ निभाने के लिए तैयार है। ये बसपा को समर्थन इसलिए किए कि हम महान दल की ताकत उत्तर प्रदेश को दिखा सकें कि महान दल जिसके साथ रहता है वो दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे आएगा। आपका साथ नहीं चाहिए उनको? हमें उनके साथ न चाहने और चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी ताकत को उन्हें दिखाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को। महान दल के केशव देव मौर्य ने बिना शर्त ही बसपा को समर्थन दे दिया है। केशव देव मौर्य के इस समर्थन को बसपा की तरफ से स्वीकार भी किया गया। ये महान दल के लिए गर्व की बात है कि जिस मिशन को मान्यवर कांसीराम साहब लेके चले, जिस मिशन को बहन कुमारी मायावती जी लेके चल रही, उसी मिशन पे हम भी काम कर रहे हैं। हम भी बुद्धिस्ट हैं। बाबा साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले से लेके माता सावित्रीबाई फूले से लेके उन्हीं महापुरुषों को जो सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाए, उन्हीं महापुरुषों को हम भी अपना आदर्श मानते हैं।
मायावती ने पहले इमरान मसूद को पार्टी में शामिल करवाकर सपा को झटका दिया और अब महान दल के साथ कदमताल करके ये बता दिया है कि उनका पहला निशाना समाजवादी पार्टी ही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भी प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार भी कई सांसदों के टिकट कटने की चर्चा है, जबकि कई विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस बीच भाजपा के सभी मौजूदा सांसदों से रिपोर्ट कार्ड पेश करने को कहा है। सवाल पूछा गया है कि भाजपा सांसदों ने अपने क्षेत्र में महासंपर्क अभियान के तहत कितना काम किया। 3 पेज के इस फॉर्म में भाजपा के सांसद जो भी रिपोर्ट देंगे उसी के आधार पर उनके चुनाव लड़ने का भी फैसला हो सकता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और भाजपा में इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि किस सांसद को दोबारा टिकट देना है और किस सांसद का पत्ता काटना है। इस मुसीबत को आसान करने के लिए पार्टी ने एक रणनीति बनाई है। इसके तहत सांसदों को दोबारा टिकट देने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। दरअसल भाजपा परफॉर्मेंस के आधार पर ही सांसदों को टिकट देगी। सांसदों को बताना होगा कि उन्होंने 5 साल तक क्षेत्र में कैसा काम किया है। सांसदों को काम के साथ साथ संगठन के अभियानों में सक्रियता का ब्यौरा देना होगा। माना जा रहा है कि महासंपर्क अभियान के सहारे ही रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि भाजपा सांसदों ने अपने क्षेत्र में अभियान को कितना आगे बढ़ाया। भाजपा सांसदों की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार हो रही है उसमें उन्हें खुद अपने काम का आकलन करने को कहा गया है। हालांकि दूसरी तरफ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। भाजपा की तरफ से पार्टी के सभी सांसदों को 3 पेज का एक फॉर्म भी भेजा गया है, जिसे भरकर सांसद पार्टी नेतृत्व को भेजेंगे। सांसदों की क्या सक्रियता रही, किस किस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, इसका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। खुद सांसदों से ही ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बीजेपी ने मांगी है। 3 पेज का एक परफॉर्मा भेजा गया है जिसमें सांसदों को ये लिखकर भेजना है कि उनके क्षेत्र में क्या क्या काम कराए गए, महासंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने किससे किससे संपर्क किया, जो प्रभावशाली लोगों से, विशिष्ट जनों से मुलाकात करनी है उसमें वो कहाँ कहाँ गए, किससे किससे मिले, किसे 9 साल की उपलब्धियाँ बताई। भाजपा सांसदों को जो फॉर्म दिया गया है उसे भरकर वो लखनऊ या फिर दिल्ली कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। यानी इसी रिपोर्ट कार्ड से ये तय होगा कि उन्हें 24 का टिकट दिया जाए या नहीं। उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, देश में 350 सांसद भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जीतने जा रहे हैं और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। यूपी का हर एक सांसद इन दिनों जमीन पर काफी मेहनत कर रहा है। घर घर जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहा है। लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कामरूप तक 542 सीटें जीती हुई या हारी हुई या 5 लाख से जीती हुई हैं, वहाँ पर भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कार्यक्रम का उद्देश्य आप 24 की नज़र देखेंगे। 24 को जैसे ही प्रधानमंत्री जी शपथ ले लेंगे तो आप क्या सोच रहे हो हफ्ते भर में हमको कार्यक्रम नहीं मिलेगा? तब आप क्या कहोगे 24 निपट गई? नहीं, ये इलेक्शन का देश है। कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी विधानसभा, कभी विधान परिषद, कभी भूमि विकास, कभी कोऑपरेटिव, कभी नगर निगम। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कई मोर्चों पर एक साथ तैयारी कर रही है। जीती हुई सीटों पर अलग रणनीति है तो हारी हुई सीटों पर दूसरी रणनीति। 2019 में हारी हुई 14 सीटों के लिए भाजपा ने विस्तारकों को जिम्मेदारी दी है। ये विस्तारक हारी हुई सीटों पर चुनाव प्रबंधन का एजेंडा सेट करेंगे। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय को हर महीने फीडबैक देने को कहा गया है। विस्तारकों को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करें। इसके अलावा विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़कर पार्टी में शामिल करवाने को भी कहा गया है। विस्तारकों की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनमुटाव पर भी नजर रखने की है। टिकट को लेकर किसी भी तरह का संकट न खड़ा हो, इस पर पैनी नजर रखी जाएगी। खास बात यह है कि इनके कामकाज में स्थानीय पदाधिकारियों का कोई दखल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अपने संगठनिक कार्यों को करती है। गर्मी हो, बरसात हो, भीषण जाड़ा हो, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने सांगठनिक कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाती है और भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को सेवा का माध्यम भी बना करके काम करना प्रारंभ किया है, उसको पर काम कर रही है।
भाजपा के लिए 24 का चुनाव साख का सवाल है। लगातार 2 बार जीत दर्ज करने के बाद अब नजर तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर है। ऐसे में चुनाव से 1 साल पहले ही पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतर आई है। पार्टी का ओबीसी मोर्चा प्रदेश के अलग अलग नगर निगमों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन कर रहा है। मंगलवार को लखनऊ में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हर जिला स्तर पर और हमारे विधानसभा स्तर पर भी पूरे ओबीसी समाज के लोगों को संगठित करके जन जागृत करके आने वाले दिनों में 2024 में हो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी 80 की 80 लोकसभा सीट प्राप्त करने के लिए और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ओबीसी समाज का पूरा समर्थन पाकर सरकार आने का हम प्रयास कर रहे हैं। यूपी में जब भी चुनाव होते हैं, पिछड़े वोटर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है और इस बार भी भाजपा इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ कर रखना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी ने आज रोटी से लेकर राम राज्य तक के मुद्दे पर जनता के बीच सीधी बात की। मुख्यमंत्री आज अंबेडकर नगर और गोरखपुर के दौरे पर थे। दोनों जगह उन्होंने जनता को अरबों की योजनाओं की सौगात दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा में भी जो कुछ कहा उसका सीधा संदेश 2024 के चुनाव से है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों जगहों पर काशी से लेकर अयोध्या तक का जिक्र किया। सीएम योगी ने जनता से अपील की कि 2024 के लिए जाति और पंथ को किनारे रखकर सभी 80 सीट पर भाजपा को जिताएं। अंबेडकर नगर से लेकर गोरखपुर तक सीएम योगी ने जनता को मंगलवार को कई सौगातें दी और इसके साथ ही कर दिया 2024 विजय का ऐलान। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के सच्चे नेतृत्व में भारत के विकास के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। इसके लिए आवश्यक होगा हम गांव की इकाई को टच करें। सीएम योगी ने महाजनसंपर्क अभियान के दौरान अंबेडकर नगर में 12 अरब से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो गोरखपुर को 2604 करोड़ के प्रोजेक्ट का तोहफा दिया। इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण का खास तौर पर जिक्र किया। विकास के साथ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का संदेश साफ था। राम राज्य वैसे ही नहीं आता है। राम राज्य की पहली शर्त है सेवा का। पहली शर्त है सेवा, देश के प्रति सेवा। सब कुछ होगा, हमारा जाति, हमारी मात, हमारा मजहब, हमारा क्षेत्र, हमारा भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सबकी भाव और भंगिमा एक है कि मेरा भारत महान। मैं देश के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ कार्य करूंगा। काशी से लेकर केदारनाथ और उज्जैन से लेकर अयोध्या तक का जनता के बीच बार बार जिक्र एक बड़े इशारे जैसा है। सीएम योगी ने यहां पाकिस्तान पर भी चुभने वाला तंज किया। आज अब कश्मीर के अंदर उपद्रव नहीं, अब पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर मांग होती है कि हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए, हम भी भारत के साथ शामिल होना चाहिए चाहते हैं। दलित पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान तब आगे बढ़ रहा है जबकि पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। विपक्षी दल जहां मोदी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताने में जुटे हैं, वहीं भाजपा के तमाम दिग्गजों की कोशिश पीएम मोदी और उनकी अगुवाई वाली केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाने की है। आज से 9 वर्ष पहले कोई ये सोचता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी? कोई सोचता था? कोई नहीं सोचता था। 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को नारा दिया था। उन्होंने कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना शहादत दिया था। लोग बोलते थे सपना है, हम कहते हैं सपना नहीं, यह हकीकत होगा। सीएम योगी ने कहा कि आज भारत में करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, तो पड़ोसी देशों में रोटी के लिए मारामारी मची है। हमें अपने भारत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। जब दुनिया पस्त थी,
तब भारत अंगड़ाई लेकर के मजबूती के साथ खड़ा होकर के दुनिया को नेतृत्व देने की स्थिति में है। और उन स्थितियों में ये 9 वर्ष का कार्यकाल एक नए भारत के निर्माण का कार्यकाल है। एक ऐसा भारत जो दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है। भीषण गर्मी के बीच जनता से रूबरू सीएम ने गोरखपुर में स्थानीय सांसद रवि किशन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जबरदस्त गर्मी के बीच भी वो लोगों के बीच जा रहे हैं और खूब काम कर रहे हैं। सीएम योगी के राज्य भर में हो रहे धुआंधार दौरे को साफ तौर पर 2024 की चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका घमासान अब हर दिन तेज हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात हीट स्ट्रोक के जानलेवा अटैक की। इसकी सबसे भयावह तस्वीर बलिया से सामने आई है, जहां 10 दिन के भीतर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि देवरिया, वाराणसी, चंदौली और प्रयागराज में भी हालात परेशान करने वाले हैं। हर दिन मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। आज बलिया के डीएम जब जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो उनका पारा चढ़ गया, क्योंकि जो कूलर और एसी मरीजों के लिए लाए गए थे उन्हें स्टोर रूम में रखवा दिया गया था। पूरा पूर्वांचल इन दिनों आग की लपटों से जंग लड़ रहा है। अकेले बलिया में हालात ये हैं कि बीते कुछ दिनों में अलग अलग बीमारियों से 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बलिया में बुखार से जिन लोगों की मौत हुई उनके ब्लड सैंपल को लखनऊ भेजने की तैयारी है, जिससे मौत की वजह साफ हो सके। एक तरफ बीमारी है तो दूसरी तरफ अव्यवस्था। बलिया के डीएम जब निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे तो बड़ी लापरवाही सामने आई। बड़ी संख्या में एयर कंडीशन, पंखे और स्ट्रेचर कूड़े की तरह पड़े थे, जिसे देखकर डीएम भड़क गए। डीएम ने स्टोर प्रभारी को निलंबित करने का निर्देश दिया। साथ ही गंदगी के चलते ठेकेदार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। ये क्यों नहीं यूज हो रहा है सर? इतना स्ट्रेचर रखा हुआ है, 4 के अलावा भी तो ये ऐसी है। ये किस लिए आया है? लगाने के लिए सर। क्यों नहीं लगवाया अभी तक? अभी फेफना से आया है सर। कब आया? 1 महीना पहले। 1 महीने से इधर इतना गर्मी पड़ रही है तो गाड़ी में लगवाएगा? नहीं। लिखो इसको, शोकास जारी करो सीएमएस को, और कौन इंचार्ज है इसको तो सस्पेंड करो। अच्छा, ये 20 पंखा रखा है, हर बेड पे लगा सकते हो, इसके खिलाफ रिपोर्ट चाहिए। हीट स्ट्रोक की दिक्कत सिर्फ बलिया में ही नहीं है, वाराणसी में भी ऐसा ही हाल है। वाराणसी में पारा 43 से लेकर 45 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिससे लोग बेहाल हैं। हर अस्पताल में 10 बेड हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। अलग से विशेष एडवाइजरी अपने प्रदेश सरकार से आई थी कि सभी जगह पानी पीने की व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ रखें और पानी मरीज और उनके परिजनों के लिए कोई असुविधा ना हो। साथ साथ हर वार्ड को में ठंड की व्यवस्था रखें, जैसे जहाँ तक संभव हो एसी या नहीं तो कूलर की व्यवस्था, या नहीं तो क्रॉस वेंटिलेटर और पंखे की व्यवस्था। बिजली की निरंतर सप्लाई को देखते रहें, नहीं तो बैकअप के लिए इन्वर्टर्स वगैरह के लिए। ये विशेष तौर पे कई बार हम लोग ने एडवाइजरी दी है। हीट स्ट्रोक से आजमगढ़ भी अछूता नहीं। सोमवार की रात अस्पताल में 10 लोगों की मौत दर्ज हुई, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को भर्ती करवाया गया। सबसे ज्यादा पीड़ित तेज बुखार, चक्कर और उल्टी से ग्रसित है। देखिए, जिला चिकित्सालय हमारा 212 बेड का चिकित्सालय है और उसमें अधिकांश इंडोर पेशेंट उसमें काफ़ी गंभीर अवस्था में आते हैं। अभी जो मौतें आपको आंकड़ों में दिख रही हैं वो अधिकांश बुज़ुर्ग लोगों की है, जो जिनको एसोसिएटेड साथ में और कोई बीमारियां रही हैं। मौसम थोड़ा प्रतिकूल है, हो सकता है कि बुखार भी रहा होगा, जिससे लू के कारण से मरने का अंदेशा किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि ये वक्त बहुत जल्द गुजर जाएगा, क्योंकि 3 से 4 दिन के अंदर ही मॉनसून के आने का अनुमान है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला है। आज इसके संकेत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से आए एक बयान से भी मिल गए। बताया गया कि अगले साल संक्रांति के ठीक बाद रामलला विराजमान होंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ सैकड़ों साल का इंतजार तो खत्म होगा ही, साथ ही एक नई सियासत भी जन्म लेगी, क्योंकि भाजपा की कोशिश इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की होगी। तो विपक्ष भाजपा पर एक बार फिर धर्म की राजनीति का आरोप भी लगाएगा।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर में अगले साल संक्रांति के ठीक बाद रामलला विराजमान होने वाले हैं। इसके साथ ही पूरा होने वाला है सैकड़ों सालों लंबा इंतजार। अब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी टाइमलाइन सामने आ गई है। एबीपी नेटवर्क से बात करते हुए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने हर वो बात बता दी है जिसे आम लोग जानना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जो है वह जो हमारे ट्रस्ट के सदस्यगण हैं उन्होंने यह निर्णय लिया है कि मकर संक्रांति के बाद प्राण प्रतिष्ठा की अंतिम तिथि होनी चाहिए। तो आप अंदाज़न समझ लें कि 15 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 तक वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होकर भगवान के जो सैंक्टम सैंक्टोरम या गर्भगृह है वो श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। जी हां, 24-25 जनवरी 2024 से आम भक्त राम मंदिर में रामलला की पूजा कर सकेंगे। इस आयोजन को भव्य बनाने की योजनाएं भी पूरी तैयारी के साथ बनाई जा रही हैं। मंदिर की भव्यता और दिव्यता को ऐतिहासिक बनाने से जुड़ी कई जानकारी भी नृपेंद्र मिश्रा ने दी। अवश्य सभी की एक तरीके से राय है, पूरे ट्रस्ट की राय है कि यह कार्यक्रम जो है वह पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि प्रयास यह होना चाहिए कि विदेशों में जो हमारे दूतावास हैं वहाँ पर भी इसकी सुविधा हो, लोग देख सकें। तो इस प्रकार का एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो होगा उसके बारे में चर्चा हो रही है। विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी प्राण प्रतिष्ठा देखी जा सके, इसकी भी पूरी तैयारी है। यह करीब करीब तय है कि 24 के चुनावी साल की शुरुआत में ही राम भक्तों को रामलला के भव्य मंदिर का तोहफा मिल जाएगा। दूसरी तरफ सियासतदान भी जोश में हैं। भाजपा नेता विरोधियों को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पूरे उत्साह के साथ बता रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए गर्व की बात है कि हम सब लोगों के जीवन काल में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम रामलला को उसी रूप में देखें। कांग्रेस ने भाजपा की तरफ से राम मंदिर निर्माण को मुद्दा बनाए जाने पर चुभने वाला तंज किया है। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमें भी खुशी है, पूरे देश को खुशी है, मगर सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सियासत क्यों कर रही है। साफ है कि जैसे जैसे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आएगी, इस मुद्दे पर सियासत भी तेज होती जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बहरहाल बात तो चुभेगी में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।